दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता क्या है उसको हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। बचपन में आपने तीर कमान से तो खूब खेल खेला होगा। जब भी किसी कमान से तीर को आगे की तरफ हमें छोड़ना होता तो हम क्या करते थे, हम तीर को पीछे की तरफ लेके जाते थे। हम जितना ज़्यादा तीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे हम देखेंगे कि तीर हमारा उतना ही आगे की तरफ जाता है। ठीक है ना। अगर हम उसे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर पीछे लेके जाएंगे तो तीर है उसी के हिसाब से आगे की तरफ जाएगा। अगर हम उसे 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर अगर पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो तीर हमारा उसी के हिसाब से आगे जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो खिंचाव के फॉर्म के अंदर कुछ यहाँ ऊर्जा संचित हो रही है ना। यानी कि किसी स्थिति के कारण, किसी स्पेसिफिक स्थिति के कारण ही इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। प्रारंभ में जब हमारा ये साम्यावस्था की स्थिति में था, यहाँ पर हमारा रबर लगा था, क्या इस वक्त किसी तीर में किसी भी तरह की वेलोसिटी थी? नहीं थी। जैसे ही हम तीर को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ तीर की स्थिति के कारण एक ऊर्जा यहाँ संचित हो रही है, स्टोर हो रही है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वो स्टोर एनर्जी सारी की सारी किस में चली जाती है? तीर की काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। क्योंकि तीर के अंदर क्या है? मास भी है और वेलोसिटी भी है। और मास और वेलोसिटी तो हम क्या कहेंगे कि तीर की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो चली जाती है। इस एग्जाम्पल में आपके सामने एक तो रोलिंग कोस्टर आ रहा है। तो रोलिंग कोस्टर के अंदर आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जब अपना ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर नीचे यानी कि किसी प्लेन सरफेस के ऊपर था, तब क्या इसमें किसी भी तरह का कोई मोशन था? नहीं था। परंतु जैसे ही हम इसको एक हाइट के ऊपर लेके चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट इस हाइट के ऊपर जब पहुंच जाता है और उसको हल्का सा भी अगर हम उसको आगे की तरफ धक्का दे दें तो धक्का देने के बाद क्या होता है, ये आराम से गति करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है ना। आप वीडियो में भी देख पा रहे हो। ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जिस हाइट पर मौजूद है उस हाइट की वजह से यहाँ सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है। और वो एनर्जी सारी की सारी किस में चली जाती है? वो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार है या हमारा जो व्यक्ति है इसके पास में क्या है? वेलोसिटी भी है, मास भी है। तो सारी की सारी एनर्जी किस में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जा रही है। यहाँ एक एग्जांपल और है अपने पास में। इसमें क्या देख रहे हो कि स्टार्टिंग में हमारी जो स्प्रिंग है वो किस में है? साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है। अब क्या होता है, जैसे ही एक ब्लॉक है वो आकर इसके साथ में टकराता है, टकराने के बाद में क्या होता है, हमारा जो स्प्रिंग है उसमें क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाती है। अब जो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और उस निकाय को हम फ्री छोड़ते हैं तो वापस क्या है, स्प्रिंग जो मास है वो अपना इस डायरेक्शन में मोशन करता है, इस डायरेक्शन में जाता है ना। तो यहाँ जब स्प्रिंग के अंदर ये कंप्रेस हो रही है यानी कि इसमें जो संकुड़न हो रहा है उस टाइम के अंदर इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी होगी। इसी प्रकार से क्या होता है कि स्प्रिंग को अगर हम खींच देते, इस स्प्रिंग को हम खींच कर आगे की तरफ लेके चले जाते और फिर इसको छोड़ते, तो आप क्या देखते? स्प्रिंग हमारा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो स्प्रिंग है वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाने का प्रयास करती है। तो यहाँ स्प्रिंग में उसकी स्थिति के कारण, क्योंकि खिंचाव के कारण एक नई स्थिति में आ चुका है, या फिर उसमें जब इसमें कंप्रेस करते हैं तो भी इसमें एक नई स्थिति में आ जाता है। तो स्थिति के कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है उस एनर्जी को अपने पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं। ठीक है ना। दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें क्या है, ये आपका प्यारा सा घर है। इस घर में आप है अपने बाथरूम के अंदर शावर के नीचे नहा रहे हो। ठीक है। और आपने यहाँ शावर चालू किया, परंतु शावर में से पानी बिल्कुल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस शावर के साथ जो कनेक्ट टंकी है, पानी की जो टंकी है उसके अंदर पानी नहीं है। आप क्या करते हो? मोटर चालू करते हो और ये पानी जो तालाब का पानी है ये ले जाकर आप अपनी टंकी के अंदर भर देते हो यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे ही आप शावर चालू करोगे आप क्या देखते हो कि पानी है वो शावर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप पर आ रहा है। क्या पहले शावर में पानी आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालाब से डायरेक्ट है उसके साथ अगर आप कनेक्ट कर भी दोगे तब भी ये नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि लेवल एक जितना है। परंतु जब इस पानी को आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर लेके चले जाओगे तो यहाँ पर उसकी एक पोजीशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को अपने क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो पानी है, पानी की पोजीशन है किसी हाइट की वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना पानी एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। इसी प्रकार दोस्तों किसी पेंडुलम में होने वाले मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि पेंडुलम को जब उसको स्टार्टिंग पोजीशन से जब उसको छोड़ा जाता है तो इस पेंडुलम की जो पोजीशन है उसकी वजह से यहाँ एक एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो हमारा जो पेंडुलम है वो मोशन में आ जाता है, किसी भी वेलोसिटी के साथ आ जाता है। और जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, पेंडुलम हमारा जो मोशन कर रहा है वो इसकी सिर्फ इसकी पोजीशन की वजह से है। आप अगर स्टार्टिंग में उसको किसी हाइट से नहीं ले जाकर अगर आपने उसको सीधा रखा होता, अगर ऐसा रखा होता तो क्या उसमें किसी तरह का मोशन होता? नहीं होता। उसमें मोशन सिर्फ उसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट में उसको किसी हाइट से यहाँ से छोड़ा है। ठीक है। और या फिर क्या करेंगे, आपने जब इसको यहाँ से छोड़ा तो कोई वेलोसिटी देकर छोड़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मोशन केवल तभी पॉसिबल है जब इसमें इसकी पोजीशन की वजह से, यानी कि एक स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से होती है। तो अपने यहाँ से सभी एग्जाम्पल से किस कंक्लूजन पे निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी एक सिस्टम है उसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? उस संचित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि हमारी स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी काफी सारे क्वेश्चन है, सिर्फ इसी की बेस पे हम सोल्व करेंगे, स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो जरा दोस्तों अभी आप बताइए कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप किसी स्पेसिफिक स्थिति में आ जाता है, किसी स्पेसिफिक स्थिति में आ जाता है क्या? ये हमारा जो, जैसे गाड़ी वाला ही केस ले लीजिए, ये अपने आप किसी हाइट के ऊपर चला जाता है? नहीं जाता ना। इसको इस हाइट तक शुरुआत में हम लेकर जाते हैं, फिर इसको हल्का सा भी अगर इसको आगे की तरफ धक्का दे देंगे तो इसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है ना, अपने आप तो स्थिति में नहीं आता ना। तो यहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट को उस स्थिति में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है ना। और वर्क करने के लिए हम जानते हैं वर्क किसके बराबर होता है? वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब जब बात फोर्स की कर रहे हैं तो हम जानते हैं फोर्स वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? कंजर्वेटिव होता है और नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे। ठीक है, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी भी क्लोज पाथ के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वो क्या रहता था? हमारा 0 रहता था। ये हमने सीखा है। तो दोस्तों दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स के लिए जो वर्क डन है उसके बराबर आएगी पोटेंशियल एनर्जी? नहीं आएगी। सिर्फ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया है। क्या किया था हमने स्टडी? हमने देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप चाहे पाथ 1 से जाइए या पाथ 2 से जाइए, दोनों ही कंडीशन के अंदर जो वर्क डन है वो इक्वल रहता है। ठीक है, W1 इक्वल्स टू W2। इसके अलावा हमने वहां क्या देखा था? हमने देखा था कि कोई भी क्लोज पाथ, यानी कि आप पहले ए से बी तक जाइए। ठीक है, ए से बी तक जाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है उसको मैं W1 से दिखाता हूँ, और बी से वापस आप ए तक आइए तो आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है जिसको मैं W2 से डिनोट करता हूँ। तो जो नेट जो वर्क डन है सिस्टम के अंदर वो किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। यानी कि जो W1 है वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ W2। ठीक है ना, यहाँ तक। अब अपनों ने जितने भी ऊपर एग्जाम्पल लिए थे वो जरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए था। स्प्रिंग मास सिस्टम वाला जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या था? ये अपना जो स्प्रिंग मास है। अब इसके अंदर पहली बात अपने चाहे खिंचाव का देखें या फिर इसमें कंप्रेस वाला देखें। अगर मैं इसको खिंचाव वाला देखूं, इसको मैं स्प्रिंग मास को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, खिंचाव इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा उसी डायरेक्शन में खिंचाव आ रहा है। एक स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंचने के बाद ये वापस क्या है? अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आने लगेगा। यानी स्प्रिंग को आगे की तरफ लेके जाने में जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही वर्क डन इसको वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लाने के लिए करना पड़ रहा है, बस उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ आपको। देखिए अपने पास में कोई एक पत्थर है, इस पत्थर को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है ऊपर की तरफ उछालते हैं। ये हमारा पत्थर एक हाइट तक जाएगा, जाने के बाद में वहां रुकेगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में उसको ए पोजीशन से बी पोजीशन में लेके जाने के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन किसके बराबर होगा? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? mg डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स किसके बराबर होगा? अभी तो अपना फोर्स है वो एंटी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो अपना वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। और कितनी वैल्यू आएगी उसकी? mgh के बराबर होगी। अब वापस बी से पहुंचने के बाद वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन तक आएगा तब वर्क डन किसके बराबर होगा? तब वर्क डन अपना बराबर होगा W2 इक्वल्स टू mgh। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि W1 है वो माइनस ऑफ W2 के बराबर है ना। तो अपनों ने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं सभी के अंदर जो फोर्स अपनों ने लिया है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम के अंदर क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन है वो 0 है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां हम कंसीडर करेंगे कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से हम कंक्लूजन पर आते हैं कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज आप बताइए कि हमारे द्वारा जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगा या नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा? तो दोस्तों अभी तक हमें नहीं पता है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है वो सही है। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो एक बार हम मान लेते हैं कि हमारे ये जो फॉर्मूला निकाला है ये सही है। ठीक है, लास्ट में जब प्रूफ करेंगे अगर ये गलत निकल जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू वहां आ जाएगी वरना पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई भी एक पत्थर है। ठीक है, इसको हम किसी v वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उछालते हैं। तो पत्थर को ऊपर की तरफ उछालोगे तो क्या होगा? पत्थर एक ऊंचाई तक जाएगा। मान लेते हैं किस ऊंचाई तक जा रहा है? h ऊंचाई तक जा रहा है। h ऊंचाई तक जाने के बाद पत्थर है वहां रुक जाता है।
रुकने के बाद पत्थर अब नीचे की तरफ मोशन शुरू करता है और नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ आना शुरू करता है। ठीक है, अब इस पत्थर पर फोर कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो आप देखेंगे इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg यहाँ, और एक mg फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ लगेगा। ठीक है ना, हम इसकी इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से डिनोट कर देते हैं, और जो ये अपनी हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मान लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है उसके बराबर। ठीक है ना, जो इनिशियल पोजीशन की बात करें, इनिशियल पोजीशन की यहाँ की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसे हम डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्क फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पत्थर ने अभी चलना ही शुरू किया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो आप क्या कहेंगे mg 0। ठीक है, तो इसका जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने फाइनल पोजीशन के लिए बात करें तो फाइनल पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, फाइनल पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी। अब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन से देखिएगा क्या आएगा इसकी वैल्यू, तो हम देखेंगे कि mg अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल आप देखेंगे 180 डिग्री है, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी कि Fs कोस थीटा के बराबर होता है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा -mgh, इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर है, ये बराबर है वर्क डन के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में फाइनली क्या आ जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये किसके बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसके बराबर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस ऑफ mgh, और अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये किसके द्वारा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, mgh वो किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ wc। ठीक है, ये क्या है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके बराबर आ गया, नेगेटिव साइन ऑफ जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स है उसके वर्क डन के बराबर। तो दोनों में से आपका कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, पी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन को आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। दोनों में से इनमें से कोई भी फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, दोस्तों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट केस है जिनको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अपना कोई भी स्प्रिंग सिस्टम है उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है। तो 1 बाय 1 तीनों को ही स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारी धरती माँ है, ये प्यारी अर्थ है अपनी, और इस धरती का जो मास है वो हम ले लेते हैं m। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई सैटेलाइट है, वो किसी समय पर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, और इस सैटेलाइट का जो मास है वो कितना है, मास इसका मान लेते हैं स्मॉल m से, ये मैं बना देता हूँ सैटेलाइट, स्मॉल m इसका मास है, और ये अर्थ से कितनी दूरी पर मौजूद है, ये मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे मौजूद है। तो इस m मास के इस सैटेलाइट को हम r1 पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ये सेकंड पोजीशन इसकी यहाँ तक लेके चले जाते हैं। ठीक है ना, मास चेंज होगा सैटेलाइट का, नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ अपने सैटेलाइट की जो पोजीशन है वही चेंज हो रही है, ये मास m ही रहेगा, परंतु इसकी पोजीशन है वो r1 से r2 हो जाती है। ठीक है ना, तो हमारा इस सैटेलाइट को इसकी पोजीशन r1 से r2 तक लेके जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट जो किया जाने वाला जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो अपना स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। या फिर आप क्या कहोगे कि हमारी सैटेलाइट को r1 पोजीशन से r2 पोजीशन तक लेके जाने में किया जाने वाला जो कार्य है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा जो सैटेलाइट है उसकी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है उसके बराबर। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप डी से डिनोट कर सकते हो। क्या में वर्क डन है, मान लेते हैं किसी समय पर जब हमारा सैटेलाइट यहाँ मौजूद था, हमारा सैटेलाइट किसी समय यहाँ मौजूद है, ओके, उस समय अर्थ से इसकी पोजीशन कितनी है, मान लेते हैं इसकी पोजीशन r है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको हल्का सा इसको आगे की तरफ मैं खिसका रहा हूँ, यहाँ से इसकी पोजीशन से हल्का सा आगे की तरफ खिसका रहा हूँ, तो जो वर्क डन है उसको मैं
TWC से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो ये आपके किसके बराबर होगा, देखिए ये इसका पाथ है, सैटेलाइट को आप यहाँ से R1 पोजीशन से R2 तक लेके जा रहे हो, ये पाथ है, और इस पाथ के ऊपर हम इसको आगे हल्का सा लेके जा रहे हैं, यहाँ से इसको हल्का सा आगे की तरफ dr डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसको, ठीक है। तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा माइनस ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो, और क्या हो जाएगा अपना, जो इसको आगे की तरफ हल्का सा लेके जा रहे हो तो dr के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अपना जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा अपना फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए यहाँ से अपना सैटेलाइट है उसकी इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर और फाइनल पोजीशन है यहाँ पर, अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, यहाँ से आप चाहे इस तरह से घुमाते हुए इसको लेके चले जाओ या कहीं कैसे भी लेके चले जाओ, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी, यहाँ से इसकी फाइनल पोजीशन, और इन दोनों के मध्य का जो मिनिमम पाथ है उसी पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, इसके अलावा तो कहीं डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अपन ने पत्थर वाला एग्जांपल लिया था, स्टोन वाला एग्जांपल लिया था, उसमें हम क्या कह रहे थे कि जो स्टोन है, स्टोन को चाहे आप सीधा ऊपर की तरफ लेके चले जाओ या उसको इस तरह से घुमाते हुए ऊपर लेके चले जाओ, किसी भी कंडीशन में आप उसको लेके चले जाओ, हर कंडीशन में हम क्या देखते हैं, उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट एच है वही तो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपना जो अर्थ है, अर्थ की वजह से जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर यानी कि इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, आप देखिए फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था स्टोन पे, इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को आप इसकी इनिशियल पोजीशन से आप उसकी फाइनल पोजीशन में लेके जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा अपना इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा ना, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इस हमारा जो सैटेलाइट है उसको एक dr डिस्प्लेसमेंट दिया अपनों ने, यहाँ पर dr डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी यहाँ पर जब सैटेलाइट था उस वक्त हम इन दोनों के मध्य जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होता है अपना Gm1m2 अपॉन आर स्केयर। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मध्य ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका ये फॉर्मूला है, हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अभी एक बार आप ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, यहाँ पर जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास है, तो यहाँ अपने पास में दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से, तो अपना अर्थ है जिसका मास है अपना कैपिटल M है, ठीक है ना, और m2 क्या है, अपना जो मास जो स्मॉल m है उसका आ गया, और यहाँ पर r क्या है, दोनों के मध्य की डिस्टेंस है तो ये r स्क्वायर आ जाएगा डॉट dr, ठीक है। अब दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, क्योंकि ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ एफ सी डी आर कोस थीटा के बराबर होगा, तो देखिए अपना फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आएगा दोनों में 180 डिग्री का आएगा ना, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे माइनस ऑफ माइनस ही आएगा ना, तो यहाँ पर एफ सी डी आर के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेगेटिव चिन्ह है इसको हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा अपना पॉजिटिव साइन के साथ में, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर यहाँ आ गया। बहुत साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे था तो इसकी पोजीशन कौन सी थी, R1 थी ना, तो यहाँ R1 लगाइए, जब फाइनल पोजीशन पे चले जाते हो तो इसकी पोजीशन क्या है, R2 है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ U इनिशियल से, ठीक है। जब फाइनल पोजीशन है तब पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल से डिनोट कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, बहुत शायद अपने को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, पहले देखिए अपना लेफ्ट साइड के अंदर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा U और वैल्यू पुट कीजिएगा U इनिशियल एंड U फाइनल, यहाँ Gmm है ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिएगा आर स्केयर का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r आ जाएगा, और यहाँ पर R1 R2 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट कीजिएगा बोथ साइड क्या आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा Gmm, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा माइनस ऑफ 1/r2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r1, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा Gmm, ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये किसके बराबर है, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। क्या होता है दोस्तों, अगर हम इस सैटेलाइट को इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन R1 से किसी इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर ले जाते, यानी कि जो आपका R2 है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, तब उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, तो इनफाइनाइट के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती। हमेशा याद रखिएगा इनफाइनाइट किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ U इनिशियल बराबर क्या आ जाएगा Gmm, और यहाँ पर 1/r1, और यहाँ 1/∞ करेंगे, 1/∞ की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर करेंगे तो U इनिशियल किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ Gmm
R बन आ जाएगा। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्म के अंदर आप क्या कहोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, U इक्वल टू Gmm/R। ठीक है ना, ये आपका एक जनरल फॉर्म आ गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई भी 3 मास दे रखे हैं आपको, ये 3 मास हैं जिनके मास आपको दे रखे हैं mm है। ठीक है ना, ये तीनों ही द्रव्यमान एक दूसरे से किसी दूरी a पर मौजूद है। ठीक है ना, और आपको अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इस निकाय या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर देखिए कोई भी 2 मास है, उन दोनों के मध्य किस तरह का फोर्स लगता है, उन दोनों के मध्य हमेशा लगेगा, क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है ना, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो उन्होंने अभी कैलकुलेट की -Gmm/R के बराबर होती है। यहाँ तक याद रह जाएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या है, जितने भी यहाँ पर पेयर बनते हैं उनकी कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पेयर बनने हैं अपने 3, आप देख रहे हो ना, 3 तरह से यहाँ पेयर बनने। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पहले इस वाले पेयर की बात करते हैं, क्या आ जाएगी, इसको मैं U1 से डिनोट करता हूँ। तो दोनों में मास कितना है, मास है इसमें mm ही है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी -Gmm/R। ठीक है, इसके बाद पेयर कितना बनेगा, यहाँ पर पेयर बनेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी से -Gmm/R के बराबर आ जाएगी। यहाँ R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू A है ना, तो यहाँ A ही लगा के लिख दीजिएगा, यहाँ A वैल्यू है तो A ही लगा देते हैं। यहाँ थर्ड वाला है, इस वाले पेयर के लिए क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर आ जाएगी -Gmm/R, और R की जगह फिर से A रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, इन तीनों को आपस में ऐड कीजिएगा तो क्या बराबर आ जाएगा, -3Gmm/A। इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रॉब्लम और है अपने पास में, जिसमें हमें कोई भी एक 4 मास दे रखे हैं, मास m। ठीक है ना, यहाँ भी एक दूसरा मास है, यहाँ भी एक मास है, और यहाँ भी एक मास है। ठीक है ना, ये चारों मास है किसी भी स्क्वायर के चारों किनारों पे रखे हैं। तो यहाँ की जो दूरी है वो a दे रखी है आपको। ठीक है ना, और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी। ठीक है ना, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ना, उसको अपने फिर से डिस्कस करेंगे जब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। यहाँ मैं बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। कितने पेयर्स बन रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए, पहला पेयर ये बनेगा, सेकेंड पेयर ये बनेगा, थर्ड पेयर ये बनेगा, ठीक है, फोर्थ पेयर ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मास इक्वल है, बीच की मास के बीच की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में आप आसानी से कह सकते हो कि इन चारों पेयर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ, अब 4 पेयर बनने ना तो इसलिए 4, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, -Gmm, और इनके मध्य मास के मध्य डिस्टेंस कितनी है, a है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या यहाँ कोई और पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक पेयर बनेगा अपना ये वाला, और एक पेयर बनेगा अपना ये वाला। अब इस कंडीशन के अंदर हमारा जो मास सिस्टम है इसमें 2 मास के मध्य की डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ना, आप देख रहे हो एक ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये वाला। तो इसकी ये वाली लेंथ आपके पास a है, ये वाली है a, तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाएंगे तो अपने पास √a² + a² आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा √2a के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि अब ये जो येलो वाला जो पेयर है इनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी -Gmm/, अब a की जगह क्या आ जाएगा, √2a, क्योंकि दोनों के मध्य की डिस्टेंस √2a के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 2 बार आएगी। तो इस सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो इस सिस्टम की है वो बराबर आ जाएगी आपका -4Gmm/a, प्लस ये वाला करेंगे -2Gmm/√2a। ठीक है ना, इसको और आप सोल्व करना चाहो तो यहाँ √2 से यहाँ 2 काटेंगे तो √2 आ जाएगा, इसे फिर सोल्व कीजिएगा -Gmm/a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4 - √2, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्या होता कि यहाँ पर जो मास आपको दे रखे हैं, यहाँ पे जो मास आपको दे रखे हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होती। ठीक है, जैसे कि यहाँ वाला मास है वो m दे दिया, ये वाला भी m दे दिया, ये 2m दे दिया, ये m दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती, तो सेम ही रहेगी। देखिए पेयर कितने बनने, पेयर देखिए सबसे पहले अपना ये वाला बन रहा है 1 2, ये दोनों पेयर इक्वल बन रहे हैं ना, तो इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल होगी, क्योंकि देखिए इस पेयर के अंदर मास वो इक्वल है और बीच की डिस्टेंस है वो आपको a दे ही रखी है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी माइनस ऑफ जी एम एम, बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। सेम ही इस वाले पेयर के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम बाई ए। ठीक है ना। अब दो पेयर ये वाले बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। क्या होगी इनकी वैल्यू, इसके लिए वैल्यू आएगी आपकी माइनस ऑफ जी एम एम बाई ए। अब एक 2m है तो इसलिए 2 बाहर आ जाएगा। इस वाले पेयर के लिए क्या बनेगा अपना, माइनस ऑफ 2 GMM बाई ए। ठीक है ना। और क्या कोई पेयर बनने है, बिल्कुल बनना है। एक पेयर आपका ये वाला बनना है, इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस ऑफ GM2m बाई, अभी देखा ना यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा था इसमें जो ये लेंथ आ रही वो √2a है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट √2a लिख देता हूँ। ठीक है ना। ये आपका a है और ये आपका a है। ठीक है ना। एक पेयर कौन सा बनेगा, एक पेयर आपका बनेगा ये वाला। तो अब इसको भी आप देखेंगे तो इस पेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ GMM बाई √2a। अब सभी को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे तो माइनस ऑफ 2 GMM बाई ए। ठीक है। फिर ऊपर वाला इनको लिखेंगे तो ये बराबर, ये जो ब्लू वाले इनको लिखेगा तो माइनस 2 GMM बाई ए के बराबर आ जाएगी। येलो वालों को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस ऑफ 2 GMM बाई √2a। फिर माइनस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, माइनस GMM बाई √2a, माइनस GMM बाई √2a। अब जो कॉमन आता है उनको कॉमन ले लीजिएगा, लास्ट में सोल्व कर लीजिए, जो भी है वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 आएगा। ठीक है। इसको आप सोल्व करके देखिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर आपने ये पेयर लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसको समझने की आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो रही है। जिनकी स्टूडेंट के मध्य इच्छा नहीं है वो 2-3 मिनट इसको स्किप कर सकते हो, मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में अपनों ने ये ट्रिक कहाँ से इसको इस्तेमाल की। पोटेंशियल एनर्जी हमें ये बताता है कि किस तरह से कोई भी एक एटम है, कोई भी परमाणु है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसका एक जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पार्टिकल अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है। 0 से हम कोई भी एक मास m है उसको उठाकर लेकर आते हैं और लाकर हमारे सिस्टम में किसी एक जगह पर बिठा देते हैं। ठीक है ना। ये मास m को यहाँ पर लेकर आए, क्या इनफाइनाइट से इस मास m को जब यहाँ तक लेके आते हैं तो हमारे द्वारा कोई वर्क डन हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है, परंतु यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लग रहा, तो इसलिए वर्क डन है वो 0 होगा। ठीक है। परंतु अब कोई दूसरा मास है, दूसरा मास है, उसको हम इनफाइनाइट से जब यहाँ पर लेकर आते हैं, इनफाइनाइट लेकर आते हैं तो क्या होगा, तब क्या होगा कि हमारा यहाँ पहले से जो मौजूद मास m है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है। फोर्स लगाएगा तो इन दोनों के मध्य एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो यहाँ पहला जो कपल अपना बनेगा वो इन दोनों के मध्य बनेगा। ठीक है ना। अब इनफाइनाइट से हम एक तीसरा मास m है उसको लेकर आते हैं, तीसरे मास m को यहाँ पर ला के रखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही इस मास m को लेकर आएंगे तो पहले से मौजूद जो दो मास है वो इस पर फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से इनके मध्य एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। एक तो यहाँ पर ये कपल बनेगा और एक इन दोनों के मध्य पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ठीक है ना। अब एक इनफाइनाइट से एक चौथा मास m है उसको हम लेकर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर लेकर आते हैं तो अब पहले से जो मौजूद तीनों जो फोर्स है वो इस पर एक बल लगाएंगे। ठीक है ना। तीनों जो मास है वो इस पे बल लगाएंगे, तो सबसे पहले ये वाला जो मास है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इनके मध्य एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। फिर ये वाला जो मास एक फोर्स लगाएगा तो इनके मध्य एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। फिर ये एक मास एक फोर्स लगाएगा तो यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए सारे कपल्स है वो बन गए जो अपनों ने ट्रिक में देखा था। ठीक है। तो कंसेप्ट से ही जो अपने ट्रिक्स है वो निकलती है। ठीक है। इसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, किसी और वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अभी थोड़ी देर के अंदर जब अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे तो ये चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी, तो वहाँ अपने जो कुछ डाउट रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो मान लेते हैं कोई भी एक चार्ज है जिसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ। इस चार्ज के चारों ओर अपने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है। इसमें कोई भी एक टेस्ट चार्ज जिसको मैं क्यू नोट से डिनोट करता हूँ ये उपस्थित है। ठीक है ना। तो ये इनिशियल पोजीशन है जिसको मैं आर इनिशियल से डिनोट करता हूँ। इस टेस्ट चार्ज को इसकी इनिशियल पोजीशन से इनफाइनाइट तक यहाँ यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन तक लेके जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनके द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ये हमारा चार्ज क्यू है उसकी इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, ये इनफाइनाइट के ऊपर इसकी फाइनल पोजीशन है ना। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स उसके द्वारा वर्क डन के बराबर होगा।
ठीक है ना। तो इसके हम किस तरह से दिखाएंगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए अपना इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो एफ डी आर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आएगा ना दोनों, एफ डी आर वेक्टर फॉर्म को आप इस तरह फॉर्म में लिख सकते हो, एफ डी आर कोशीटा। और एंगल कितना होगा, देखिए यहाँ पर किसी समय अपना चार्ज है वो कहाँ मौजूद है, चार्ज अपना यहाँ पर मौजूद है क्यू नोट। ठीक है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना होगा, एंगल आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, कोस 180 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस होगी। तो आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, आगे लेकर आएंगे तो एफ डी आर के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अब हमें वैल्यू पुट करनी है और अपना प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बताइए अपना जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है, इसको हम कूलॉम के नियम से अपने कैलकुलेट करते हैं और किसके बराबर होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, आर क्या है, इसी समय जब हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ पर मौजूद था तो उसकी जो क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, उससे जो दूरी है उसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है और बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। तो डी यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी यू बराबर आ जाएगा अपना के क्यू वन क्यू टू। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल क्यू, क्यू टू की वैल्यू कितनी है, क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए जब हमारी इनिशियल पोजीशन पर अपना चार्ज था तो उसकी पोजीशन क्या थी, आर इनिशियल थी। ठीक है ना, तो वह पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, यू इनिशियल होगा। जब हमारा चार्ज है उसको हम यहाँ से इनफाइनाइट तक लेके चले जाते हैं, यानी फाइनल पोजीशन है वो इनफाइनाइट है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, ये वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, अपने पास में आ जाएगा यू इनिशियल और यहाँ जीरो, और यहाँ पर के क्यू क्यू नोड, इसको बाहर लेकर इंटीग्रेट कीजिएगा 1/r² का डी आर के रिस्पेक्ट के अंदर और लिमिट पुट कीजिएगा, क्या आएगा अपने पास में, आप देखेंगे तो अपने इस इधर वाली साइड तो आ गया माइनस ऑफ यू इनिशियल और इधर वाली साइड आ जाएगा अपना के क्यू क्यू नोड। 1/r² का इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -1/r आएगा। तो -1/r लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं करना अब अपने को, किसके बराबर आ जाएगा, देखिए इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो आएगा और आर इनिशियल रखेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू नोड और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर इनिशियल आ जाएगा, यू इनिशियल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू पुट कीजिएगा थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे। तो यू इनिशियल को आप मान लेते हैं यू लिख रहे हो और माइनस को माइनस से डिनोट कर देते हैं, इधर वाली साइड ले आएंगे और ये आर इनिशियल है इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ, तो इन जनरल अपने पास वैल्यू आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कंक्लूजन पे निकल कर आते हैं कि हमारा कोई भी मास है अगर उनके मध्य जो लगने वाला फोर्स है वो आकर्षण का है यानी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी दो चार्ज हैं उनके मध्य आकर्षण का यानी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा, के क्यू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर चार्ज के मध्य जो लगने वाला फोर्स है वो रिपल्सन का हो यानी कि प्रतिकर्षण का फोर्स हो तो उस कंडीशन में जो फोर्स वो कैसा लगेगा, माइनस ऑफ के क्यू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर होगा और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमेशा आकर्षण के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी रहेगी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और जब प्रतिकर्षण हो तो उस कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। याद रहेगा, आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मान लेते हैं ये कोई हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें इनिशियल पोजीशन के अंदर ये मान लेते हैं एक्स इनिशियल। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को कोई भी एक एफ फोर्स लगाकर इसको खींचते हैं, खींचने के बाद में ये कोई फाइनल पोजीशन में अपनी आ जाता है जिसको मैं मान लेता हूँ एक्स फाइनल मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बताइए जरा क्या ऐसा लिखा जा सकता है, डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी। ठीक है, तो ये वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं स्प्रिंग है उसके अंदर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं इसमें डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लगा के लिखते हैं इसको। अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में खिंचा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपना इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है आप कहेंगे 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जो अपना एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ऑफ एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू है यानी कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स के बराबर। ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, जब अपना इनिशियल पोजीशन के ऊपर थी तब अपना पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियल से डिनोट करेंगे, जब फाइनल पोजीशन पे थी फाइनल पोजीशन को अपने एक्स फाइनल से डिनोट करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स फाइनल से आ जाएगी।
बस हमें सिर्फ यहाँ स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू रखनी है और इंटीग्रेट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू पोटेंशियल एनर्जी यानी कि, और इसमें वैल्यू लिमिट की वैल्यू पुट कीजिएगा, यू इनिशियल एंड यू फाइनल। ओके, बराबर की इधर वाली साइड फोर्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, फोर्स की वैल्यू रखेंगे के एक्स डी एक्स एंड एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर अपना जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू तो माइनस के एक्स है, आपने यहाँ सीधा के एक्स क्यों लिखा। देखिए वहाँ पर हमने जब स्प्रिंग फोर्स के बारे में स्टडी किया था तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए तो उन्होंने ऑलरेडी ले लिया इसको, यहाँ पर कोस 180 डिग्री तभी तो आया, डायरेक्शन के लिए इसको हम ले चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको सीधा के एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर के बाहर आ जाएगा तो ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल, और यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इसको एक बार फिर से सोल्व करेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के और एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर क्या होता है इसी क्वेश्चन के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा जो स्प्रिंग है वो स्टार्टिंग के अंदर रेस्ट मोड के अंदर होती, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल पोजीशन के अंदर इसमें जो खिंचाव है वो जीरो होता है, एक्स इनिशियल के अंदर जो खिंचाव वो जीरो होता है, तो उस कंडीशन में अपना जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी जीरो होता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन के ऊपर जब स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है तो उस समय पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होती, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन के ऊपर खिंचाव जीरो होता है तो यहाँ जीरो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो आएगी क्योंकि खिंचाव भी जीरो है, तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जो कि यू फाइनल है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। अगर टोटल खिंचाव है वो x ही हो गया अपना, यानी कि जो x फाइनल माइनस x इनिशियल करेंगे तो टोटल खिंचाव वो x के बराबर आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसको मैं जनरल फॉर्म में u से डिनोट कर देता हूँ, वो किसके बराबर आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अपनों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली, अपनों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली, और किसी सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी देख ली। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे कि आपके पास में कोई एक चार्ज का सिस्टम दे रखा है, ये कोई भी एक किनारा दे रखा है आपको ट्राइंगल की, इन किनारों के ऊपर 3 चार्ज मौजूद है अपने पास में, कौन कौन से चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं प्लस क्यू मान लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू मान लेते हैं, और यहाँ प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस सिस्टम की आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि अगर सिस्टम के अंदर आकर्षण होगा, आकर्षण का बल लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी अपनी नेगेटिव, और प्रतिकर्षण लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी आएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो कपल ये बनेगा अपना, यहाँ जो फर्स्ट जो पेयर बनेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी अपना, दोनों में आकर्षण का लग रहा है तो इसलिए माइनस आएगा, माइनस के क्यू क्यू, और मान लेते हैं ये दे रखी है आपको ए दे रखी है, भुजा की लंबाई ए दे रखी है, ठीक है। बात करते हैं इन दो के लिए, ये वाला जो पेयर है इसके लिए, तो यहाँ पर भी दोनों के मध्य अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, तो इस कंडीशन के अंदर भी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ ए क्यू क्यू बाई ए, ठीक है ना। बात करते हैं थर्ड पेयर के लिए, थर्ड पेयर आपका ये वाला हो गया, यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव के क्यू क्यू बाई ए के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, सिस्टम की टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तीनों को आपस में ऐड कीजिएगा, ऐड करेंगे तो ये वाली तो इससे कट जाएगी, बचेगी क्या, सिर्फ ये वाली, तो माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना, याद रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप में से किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट हो आज की इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।